ठीक है, पक्का डन। हवा भी चेक कर लो। प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पर। और मेरे प्यारे साथियों, एक बार फटाफट से आप लोग क्लास में आ जाइए सो दैट हम अपनी खूबसूरत सी क्लास को आज प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि आपका है आपके नागरिक शास्त्र से अध्याय नंबर 2 संघवाद। एक बार सारे प्यारे बच्चे मुझे फटाफट से बता देंगे, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है? क्या मैं उनको दिख पा रहा हूं? तो अपनी इस क्लास को मैं शानदार तरीके से प्रारंभ करता हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। सारे प्यारे बच्चे बेटा एक बार फटाफट से क्या करेंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे। सारे प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे जितने बच्चे हैं सब फटाफट से क्लास में आ जाइए और एक शानदार सी क्लास को आज हम लोग आगाज करने वाले। मेरे दोस्त, मेरे हमदम, इस बेहतरीन सी क्लास को बेटा अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में आ जाएं, फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को राधे राधे। मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, राधे श्याम। एक भजन है ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो बस वही मन में लगन रहती है कि मैं आपको कितनी जल्दी आपसे मिलने आ जाऊं और अपने जो यूट्यूब के बच्चे हैं इनसे फटाफट तरीके से जुड़ जाऊं। तो ये जो मेरी कनेक्टिविटी है ना, वो एकदम वही है जैसे मीरा को थी भगवान श्री कृष्ण जी से, तुलसीदास जी को थी भगवान श्री राम जी से, और वैसे ही मुझे हैं आप सब प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों से। चलिए प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं अपने अध्याय नंबर 2 संघवाद का, है ना। बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो कि पढ़ना चाह रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बेटा मैं ऑलरेडी हिस्ट्री सेगमेंट की क्लासेस ले चुका हूं, आप लोग जाके इसे एक बार जरूर से वॉच कर लीजिएगा, है ना। मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा दिया है और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा दिया है, आप लोग जाके उसे जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे। और बेटा मैंने ज्योग्राफी सेगमेंट के भी 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इतिहास सेगमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या, संघवाद, है ना। हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई क्या, संघवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज ये ठान लो कि हमने आज पढ़ लिया, हमें दोबारा पढ़ना नहीं है। आज हम पढ़ के जाएंगे, दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। संघवाद पढ़ेंगे और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसकी हम जानकारी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये एक फोटो आ रही होगी, सबको ये फोटो दिख रही है? सभी को ये फोटो दिख रही है मेरे भाई? ये फोटो एक मूवी की है, जिस मूवी का नाम था हम साथ साथ हैं। कितने बच्चों ने ये मूवी देख रखी है? कितने बच्चों ने ये मूवी देख रखी है, हम साथ साथ हैं? आप में से कितने बच्चों ने ये मूवी देखी है? पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी। देखिए ना, ये गाना सुना है ना आप लोगों ने। तो भाई हम जब संघवाद को पढ़ रहे हैं तो आज इस मूवी के इस पूरे पोस्टर को देख करके हम आज संघवाद पढ़ेंगे। हम आज इस मूवी के इस पोस्टर को देख करके मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, संघवाद पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर जी ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं आप, है ना, आप ऐसा क्या क्या कहना चाहते हैं? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि आपको ये एक फेस दिख रहा होगा, इनका नाम है आलोकनाथ जी, इनका नाम है आलोकनाथ जी। ठीक है, ये घर के मुखिया हैं, ये घर के मुखिया हैं। इनके 3 लड़के बच्चे हैं, इनके 3 बेटा और बेटी हैं। इनमें से आप एक देख रहे होंगे ये सलमान खान जी है, एक बेटा ये रहता है, इनका नाम प्रेम रहता है ना। एक आपको यहां दिख रहे होंगे सैफ अली खान जी, और एक बड़ा बेटा दिख रहा होगा, है ना। बड़े वाले बेटे कहाँ चले गए, वो छुप गए कहीं पर, है ना, यहाँ कहीं दिख रहे होंगे। और बेटा ये इनकी एक आपको बेटी दिख रही होंगे, बेटा ये इनकी आपको क्या दिख रही, बेटी जी दिख रही है ना। ये आपको इनकी मेरे भाई बेटी दिख रही है। तो
कहने का तात्पर्य क्या है मैं बताता हूं। मैंने आपसे बोला कि एक परिवार है, एक परिवार है, ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई, एक परिवार है, ठीक है, उसमें पिताजी हैं, उसमें पिताजी हैं और पिताजी के मेरे भाई कुछ बच्चे हैं। सपोज करो उनके 4 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो बच्चा ए, बच्चा बी, बच्चा सी और बच्चा डी। अब इन बच्चों की अपनी अपनी फैमिली है। ए की शादी जेड से हो गई, बी की शादी वाई से हो गई, है ना, सी की शादी एक्स से हो गई और डी की शादी ई से हो गई। ये इनकी वाइफ्स हैं, ये इनकी वाइफ है। अब ये इनका पूरा परिवार है, ये उनका मेरे भाई क्या पूरा परिवार है। लेकिन परिवार के मुखिया कौन है? परिवार के मुखिया कौन है मेरे दोस्त? परिवार के मुखिया पिताजी हैं। मतलब जो पूरी फैमिली का काम होगा, जो पूरे घर का काम होगा, वो काम कौन करेगा? वो काम मेरे भाई पिताजी करेंगे। लेकिन जो अपना अपना काम होगा, मान लो ए का कोई काम हुआ वो अपना पर्सनल कर लेगा, बी का कोई काम होगा वो अपना पर्सनल कर लेगा, सी का अपना कोई काम होगा वो अपना पर्सनल कर लेगा और डी का कोई काम होगा वो अपना पर्सनल, ये सारे काम करेंगे, ठीक है, ये अपना पर्सनल वो वाला काम करेंगे। लेकिन जो पूरा घर की जो जिम्मेदारी होगी, जो पूरे घर की जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी? वो मेरे भाई होगी पिता रूपी मुखिया की। किसकी होगी मेरे भाई? पिता रूपी मुखिया की। यही मेरे भाई क्या है? यही मेरे भाई संघवाद की अवधारणा है। यही मेरे दोस्त क्या है? यही मेरे दोस्त संघवाद की अवधारणा है। संघवाद क्या कहेगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो आपस में मिल करके एक संघ बनाएंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जो आपस में मिल करके एक संघ बनाएंगे, एक संघ का निर्माण कर देंगे। इसमें हमें 2 प्रकार की सरकार देखने को मिलेंगी। एक हमारी होगी संघ सरकार, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, जो कि सारे महत्वपूर्ण ऊपरी काम करेंगी, जैसे सुरक्षा का काम करेगी, जैसे विदेशी मामले के काम करेगी, जैसे आर्मी का काम करेगी, जैसे बैंक के काम करेगी। फिर एक होगी वहां पर इनसे संबंधित राज्य सरकार, इनसे संबंधित मेरे भाई क्या? राज्य सरकार, जो अपने लोकल इश्यूज को देखेगी। किसको मेरे भाई? जो अपने लोकल इश्यूज को देखेगी, जो अपने लोकल इश्यूज को देखेगी। एक मेरे भाई संघ सरकार है जो कि राष्ट्रीय महत्व के सारे विषय पर चर्चा करेगी, और एक जिन छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया वहां की राज्य सरकारें हैं, जो कि लोकल इश्यूज पर अपने सारे काम करेंगी, जो कि लोकल इश्यूज पर मेरे भाई क्या करेंगे? अपने सारे काम करेंगी। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भैया, यहां तक कि मेरी बात तुमको क्लियर हुई कि नहीं? बताओ भैया, बताओ हुई कि नहीं हुई? क्या कह रहा है? संघवाद साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघवाद मेरे भाई क्या है? संगठित रहने का विचार है। संघ मतलब संगठित रहना, है ना, संगठित होना। क्या होना मेरे भाई? संगठित होना। और अगर कहीं पर वाद जुड़ जाए ना, वाद, तो मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं आइडियोलॉजी। इसको हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विचार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विचार। तो संघवाद क्या हुआ? साथ में रहने का विचार, है ना, साथ में संगठित रहने का विचार ही क्या कहलाता है? आपका संघवाद कहलाता है। इसके लिए अंग्रेजी में फेडरल वर्ड का यूज होता है। किसका मेरे दोस्त? इसके लिए अंग्रेजी मेरे भाई फेडरल वर्ड का यूज होता है। और वैसे हम लोग संघवाद को क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं मेरे भाई? हम लोग इसको फेडरलिज्म कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? ये पूरा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखना मेरे भाई, ये पूरा चैप्टर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तुम्हें जितना पढ़ा दूंगा मेरे भाई वो तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कुछ भी इधर उधर तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर से तुम विश्वास मानो तुम्हारे 10 नंबर कवर किए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहां से तुम्हारा एमसीक्यू भी फॉर्म किया जाता है, यहां से तुम्हारा मेरे भाई शॉर्ट आंसर भी आता है और तुम्हारा यहां से लॉन्ग आंसर भी आता है। इसलिए मेरे भाई ये चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझे। तो जो बच्चे आज ये चैप्टर पूरा कर लेंगे उनके लिए बढ़िया है, और जो भाग जाएंगे फिर वो बाद में पछताएंगे। एक बार तुम सारे बच्चे क्या करो? सेशन को शेयर कर दो। एक बार सारे बच्चे मेरे भाई क्या करेंगे? सेशन को बिंदास तरीके से शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि शेयर करना मेरे भाई आपका काम है। यदि आप सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, समझे। सेशन को शेयर करना आपका काम है। एक बार सेशन को बिंदास तरीके आप शेयर कर दीजिए। हाँ बेटा, इस चैप्टर से तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
इस चैप्टर तुम्हारे मेरे भाई क्या होते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सेम बात मेरे भाई मैंने क्या बोली है, इसको यहां पढ़ते हैं। संघवाद जिसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता को केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों जैसे राज्य के बीच में डिवाइड किया जाता है, मतलब विभाजित किया जाता है। या सरकार एक ऐसा रूप है जहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और प्रत्येक स्तर के पास अपनी विशिष्ट क्षेत्राधिकार होते हैं। समझे मेरी बात को कि भाई संघवाद में बोलेंगे तो आपको 2 प्रकार की सरकार दिखेंगी। संघवाद की बात करेंगे मेरे भाई तो आपको 2 प्रकार की सरकार दिखेंगी। एक सरकार तुम्हारी किसकी होगी, संघ सरकार होगी, और एक तुम्हारी मेरे भाई क्या होगी, तुम्हारी एक राज्य सरकार होगी। एक तुम्हारी राज्य सरकार होगी। संघ सरकार जो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर नियम कानून बनाएगी, और राज्य सरकार जो हमारे राज्य के लिए जो नियम कानून होंगे उसको क्या करेगी, फॉर्म करेगी। ठीक है, आइए इस पर और गहन चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संघवाद। ठीक है, हम भाई क्या पढ़े, हम पढ़े संघवाद। संघवाद को पढ़ो, संघवाद कहना क्या चाहता है। तो इसके लिए अब से कुछ देर तक मैं एक कहानी बना रहा हूं। मैं अब एक कहानी बना रहा हूं, इस कहानी को तुम लोग सुनो। सपोज करो एक संविधान रूपी पिता है। सपोज करो एक संविधान रूपी पिता है। एक मेल है जो कि फादर है, उसका नाम है संघवाद। एक मेल है ना, जो कि पिताजी की उम्र का है, उसका नाम है संघवाद, सॉरी उसका नाम है संविधान। संघवाद में हम लोग पढ़ेंगे संघवाद होता क्या है। तो समझ लो संविधान रूपी एक पिता है। इस संविधान रूपी पिता के मेरे भाई 2 बेटे हैं। इस संविधान रूपी पिता के मेरे भाई कितने बेटे हैं आपको पता है, इनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम केंद्र है, एक बेटे का नाम केंद्र है जिसे हम लोग कहते हैं संघ। एक बेटे का नाम राज्य है जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, ये मेरे भाई आप लोग कॉपी पे उतारते चले जाना, ये सारी चीजें तुम लोग कॉपी पर उतारते चले जाना। मैं तुम्हें जैसा बता रहा हूं ये इस पूरे चैप्टर का मेरे दोस्त माइंड मैप है। ठीक है, संविधान रूपी एक पिता है, इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है केंद्र और दूसरे का नाम है राज्य। अब ये जो संविधान रूपी पिता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। अब क्या हुआ, इनको ये लगा कि मुझे अब अपनी शक्तियों को अपने बेटों को बांट देना चाहिए। होता है ना कि जब पिताजी बड़े हो जाते हैं, सॉरी जब पिताजी अपनी वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, है ना, अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं। अगर उनके 2 बेटवा हैं तो दोनों में इक्वल क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे, है ना। इक्वल मेरे भाई क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को वो क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो संविधान रूपी पिता हैं जिनके 2 बेटा हैं, एक केंद्र दूसरा राज्य। इन्होंने अपने बेटों को बराबरी का अधिकार दिया है। मैंने यहां पर बराबर का चिन्ह लगाया है। इन्होंने अपने बेटों को मेरे भाई बराबर का अधिकार दिया है। ठीक है, बराबर का अधिकार दिया है। इन्होंने बोला है कि तुम में से कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम में से कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, और बकायदा इन्होंने ये लिखित फॉर्म में दिया है, बकायदा इन्होंने रिटर्न फॉर्म में ये बात बोली है, संपत्ति का बंटवारा किया है अपने दोनों बेटों पर। पहला बेटा केंद्र है, दूसरा बेटा राज्य है, और इन दोनों को इन्होंने बराबर का अधिकार दिया है। और ये बोला है कोई किसी के काम में किसी भी सूरत में हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्र को बोला है कि तुम राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ध्यान दोगे, तुम राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होंगे उन पर ध्यान दोगे। और इनको बोला है कि तुम क्षेत्रीय जो विषय होंगे, जो तुम्हारे लोकल इश्यूज होंगे, तुम उन पर ध्यान दोगे। तुम उन पर क्या दोगे, तुम उन पर ध्यान दोगे, है ना, तुम उन पर ध्यान दोगे। तुम में से कोई किसी के काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाएगा, तुम में से कोई किसी के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, हुआ ये कि एक दिन केंद्र का मूड सनका और उसकी होगी राज्य से लड़ाई, उसकी होगी राज्य से लड़ाई। तो उसने क्या बोला, उसने राज्य के घर में घुस करके उसकी संपत्ति हड़प ली। मतलब केंद्र ने क्या किया, जो राज्य के विषय थे उस पर उसने अपना कानून बना दिया, अपनी बातें रख दी। जब बातें रखी तो क्या होगा, जो छोटा बेटा राज्य है जाएगा संविधान के पास कि यार पापा तुमने तो बोला था हम दोनों बराबर हैं, कोई किसी की प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, देखो केंद्र कर रहा है, देखो केंद्र कर रहा है, गलत बात है। तो संविधान ने बोला हाँ भैया गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो संविधान ने क्या बोला, संविधान ने न्यायपालिका बनाई, न्यायपालिका बनाई। अब इस स्टोरी के हिसाब समझ लो मेरे भाई कि ये क्या है, ये मम्मी है। मान लो कभी तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मम्मी आती है ना दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए, या दोनों बहनों के बीच में झगड़े को सुलझाने के लिए मम्मी आती है ना। तो समझ लो न्यायपालिका रूपी माता जी हैं, न्यायपालिका रूप की माता जी हैं, जो कि कैसी हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो कि निष्पक्ष हैं। उनके लिए उनके दोनों लड़के बराबर हैं और वो स्वतंत्र हैं, मतलब वो अपने दोनों लड़कों को बराबर प्यार करती हैं, ना उनके लिए इसके लिए ज्यादा प्यार है ना उनके लिए इसके लिए ज्यादा प्यार है। अब वो क्या करेंगी, जब इनके बीच में, जब इन दोनों के बीच में कोई विवाद होगा, जब इनके बीच में कोई विवाद होगा तो क्या होगा, तो मामला कहां जाएगा, तो मेरे भाई मामला जाएगा किसके पास, मामला जाएगा न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका क्या करेगी, इन दोनों के बीच में विवाद का निपटारा कराएगी। विवाद का क्या कराएगी मेरे भाई, विवाद का निपटारा कराएगी। विवाद का मेरे भाई क्या कराएगी, विवाद का निपटारा कराएगी। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा संघवाद का एक माइंड मैप है। अर्थात अब इस माइंड मैप से हम लोग कुछ क्विक पॉइंट निकालते हैं। इस पूरे माइंड मैप से अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्विक पॉइंट निकालेंगे। किसके बारे में, संघवाद के बारे में, कि अगर इनमें से कुछ एलिमेंट तुमको कहीं पर दिखे तो समझ लो वहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर संघवाद की सरकार है, वहां पर संघ सरकार है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं, जैसे अगर कहीं पर संघवाद होगा तो वहां पर लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा मेरे भाई, वहां पर लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। क्योंकि जब तक संविधान नहीं होगा हमें बातें क्लियर नहीं होंगी कि कौन सा काम किसका है, कौन सा काम किसका है। ठीक है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक बात। फिर द्विस्तरीय सरकार होगी। कैसी मेरे भाई, द्विस्तरीय सरकार होगी, दैट मीन्स डुअल गवर्नमेंट होगी। क्या होगी मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, मतलब द्विस्तरीय सरकार होगी, डुअल गवर्नमेंट होगी, दैट मीन्स की द्विस्तरीय सरकार होगी, एक संघ सरकार एक राज्य सरकार। तीसरा पॉइंट मेरे भाई, आओ इस निकालते से तीसरा पॉइंट निकालो, कि इन दोनों के बीच में बराबर का अधिकार होगा, इन दोनों को बराबरी का अधिकार होगा, इन दोनों सरकारों को मेरे भाई क्या होगा, बराबरी का अधिकार होगा, बराबरी का मेरे भाई क्या होगा, अधिकार होगा, है ना। मतलब इक्वल राइट्स होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, इक्वल दोनों को राइट्स होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना, क्या इन दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोलो भाई हाँ या ना, इन दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। अब और निकालो, और क्या पॉइंट निकलता है, तो भाई वहां पर फ्री एंड फेयर जुडिशरी होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। अगर कहीं पर संघवाद है मेरे दोस्त तो याद रखना वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, फ्री एंड फेयर जुडिशरी होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होगी मेरे भाई, न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका होगी। अब मैं तुमको बताता हूं एक सबसे सुंदर सा पॉइंट। पिछले साल आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आया था कि संघवाद सरकार की विशेषताएं बताइए। 2022 के सेट नंबर 5 में क्वेश्चन आया था कि संघवाद सरकार की विशेषताएं बताइए। तो भाई विशेषताएं क्या है, ये विशेषताएं हैं।
ये मेरे भाई क्या है, ये मेरे भाई संघवाद सरकार की विशेषताएं हैं। अगर कहीं पर फेडरल गवर्नमेंट होगी, अगर कहीं पर संघ सरकार होगी, तो ये 4 विशेषताएं वहां पर देखने को मिलेंगी। ये तो मैंडेटरी है, ये तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा कुछ और मिल जाए, जैसे दोहरी नागरिकता मिल जाए, है ना, अपने अलग अलग कानून हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन ये जो 4 पॉइंट हैं वो तुम्हें मिलेंगे मतलब मिलेंगे। तो इसको तुम लोग नोट कर लो। ये तुम्हारा मेरे भाई पूरा क्या है, क्विक पॉइंट है। ये तुम्हारा मेरे भाई पूरा क्या है, क्विक पॉइंट है। अगर यहां तक की पूरी बात क्लियर है तो सारे बच्चे एक बार मुझे थंब भेज दें। यहां तक की अगर पूरी बात क्लियर मेरे भाई, तो सारे बच्चे मुझे थंब भेज दें कि सर जी यहां तक का मामला एकदम क्लियर है। बोलो क्लियर है? सारे बच्चे एक बार मुझे थंब भेज देंगे, क्या यहां तक का मामला क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा एक बार तुम लोग सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो और बच्चे लाइक भी करेंगे। देखिए लाइक बहुत कम है, इतने बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक बहुत कम। बेटा सारे बच्चे बस सेशन को लाइक करेंगे, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे फटाफट तरीके से। चलो सभी को राधे राधे। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन में है बांके बिहारी। ठीक है, चलो तो बेटा ये पूरी व्यवस्था किसकी थी मेरे भाई, संघ सरकार की थी, है ना। तो ये पूरी स्टोरी मैंने क्रिएट की थी कि आपको मैं ये पॉइंट बता सकूं। अच्छा अब देखो मैं कुछ लेकर के भी आया हूं। आइए कुछ चीजें हम लोग अंग्रेजी में भी आज ध्यान रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि फेडरलिज्म इन सिंपल टर्म्स मींस शेयरिंग पावर बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ रीजनल गवर्नमेंट्स। क्षेत्रीय सरकार, है ना, संघ सरकार और मेरे भाई तुम्हारी क्षेत्रीय सरकार। देखो ये जो पूरी बात मैंने यहां पर लिखी हुई हिंदी में, सेम बात मैं यहां पर अंग्रेजी में लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मेरे भाई जो संघवाद है ना, उसके कुछ ऐसे टर्म हैं जो तुम्हें अंग्रेजी में याद होने चाहिए, जैसे कि रीजनल गवर्नमेंट मतलब क्षेत्रीय सरकार, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि संघ सरकार। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि लाइक स्टेट प्रोविजंस, इट्स अ वे ऑफ डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कौन चर्चा करेगा? आपकी संघ सरकार। और जो रीजनल गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? लोकल इश्यूज पर चर्चा करेगी। अब मेरी बात को ध्यान दो, मैंने आपको यहां बताया था ना कि जितने भी क्षेत्रीय महत्व के विषय होंगे, मतलब जो तुम्हारे लोकल इश्यूज होंगे मेरे भाई, उन्हें कौन हैंडल करेगा? वो हैंडल करेगी तुम्हारी क्षेत्र सरकार। और जो तुम्हारे नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय होंगे उन्हें कौन हैंडल करेगा? वो हैंडल करेगी तुम्हारी संघ सरकार। अब बताओ मामला क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या तुम लोग उसका आंसर कर पाओगे? अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या तुम उसका आंसर कर पाओगे? बताओ, आंसर करो। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्यों के बीच होता है, एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच में होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में होता है, या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में होता है। बताओ किन के बीच में होता है? क्या तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे? सारे बच्चे आंसर करेंगे। बताओ इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? चलो
सारे प्यारे बच्चों ने आंसर किया है सर जी ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुमने ये पूरी थ्योरी अच्छे समझ ली है ना। ए वाले बच्चे सारे सही हैं, जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो सारे बच्चे करेक्ट हैं कि अगर हम संघवाद की बात करेंगे या संघात्मक शासन सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर जो शक्तियां होंगी वो दो के मध्य में डिवाइड होगी, है ना, वो दो के मध्य में डिवाइड होगी। एक तुम्हारी होगी संघ सरकार, एक तुम्हारी क्या होगी मेरे भाई, एक तुम्हारी होगी संघ सरकार, है ना, और दूसरी क्या होगी, दूसरी तुम्हारी होगी राज्य सरकार, है ना। ठीक है बोल भाई, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसमें एक संघीय मतलब केंद्रीय सरकार होती है और एक प्रांतीय मतलब राज्य सरकार होती है। ये तुम्हारे सामने पूरा पूरा देखो इमेज है ना बेटा। ये तुम्हारी देखो संघ सरकार है और ये तुम्हारी राज्य सरकार है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग बराबरी का हाथ मिला रहे हैं। भाई तुम लोग जब अपने लेवल में किसी से मिलते हो तो हैंडशेक करते हो कि नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने स्कूल में जाओ और तुम्हें तुम्हारे प्रिंसिपल मिले तो तुम अपने प्रिंसिपल के जाके पैर छूते हो या उनसे कहते हो हेलो प्रिंसिपल हाउ आर यू, कैसे हैं आप, बताइए। या तुम अपने स्कूल जाते हो तो वहां जो तुमको प्रिंसिपल मिलते हैं तुम उनके पैर छूते हो या ऐसे उनसे हैंडशेक करते हो। बताओ भाई क्या करते हो तुम लोग, बताओ क्या करते हो। उनके पैर छूते हो, है ना, उनके पैर छूते हो, पैर छूते हो ना, उनसे तुम हैंडशेक नहीं करते हो। क्यों, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। हैंडशेक तुम अपने फ्रेंड से करते होगे। जैसे तुम्हारा जो क्लास फेलो है, तुम्हारा जो क्लासमेट्स है, तुम जाते हो कि उससे हेलो करते होगे, हेलो कुन्नू, हेलो मुन्नू, हेलो चुन्नू, है ना, बकायदा तुम उनसे हैंडशेक करते हो। क्यों, क्योंकि वो तुम दोनों बराबर के हो, तुम दोनों इक्वल हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो। तो बेटा वैसे संघवाद कहता है, वो कहता है सेंट्रल और स्टेट दोनों बराबर हैं, तो आप दोनों क्या करेंगे, आप दोनों हैंडशेक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने आप दोनों को इक्वल बनाया है, आप दोनों को इक्वल बनाया है, कोई अपर नहीं कोई लोअर नहीं, आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाकायदा हैंडशेक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों को समानता का अधिकार है। ठीक है, इनको समानता का अधिकार है ना। आप कभी भी अपने बड़ों से हैंडशेक नहीं करते हो, अपने बराबरी वालों से हैंडशेक करते हो। बिल्कुल वही संघवाद में है, राज्य और क्षेत्र दोनों बराबर हैं, सबके अपने अपने विषय हैं लेकिन हैं दोनों बराबर, अधिकार दोनों के सेम है, अधिकार दोनों के सेम है। कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी किसी में कूदेगा नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ पता नहीं क्यों। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य में बटी होती है। आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकार होती है जो शासन के लोकल इश्यूज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। मतलब दोनों सरकारें कैसी होंगी, स्वतंत्र होंगी। अब देखो जैसे मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं। अगर तुम्हें सही मायने में संघवाद देखना है तो तुमको यूएसए जाना चाहिए। अगर तुम्हें सही मायने में संघवाद देखना है तो तुमको यूएसए जाना चाहिए। जैसे तुमको पता है यूएसए एक कंट्री है, ठीक है। अब यहां पर मान लो एक स्टेट है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। सपोज यहां पर न्यूयॉर्क नाम का एक राज्य है, सपोज कर लो एक राज्य है। वैसे अटलांटा भी है, लॉस एंजल्स भी है, वॉशिंगटन डीसी भी है ना, और क्या बोलते हैं लास वेगास भी है, इसके बाद तुम्हारा अलास्का भी है। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, इसमें जो न्यूयॉर्क है भाई ये अपने काम में एकदम स्वतंत्र है। इसके काम में जो तुम्हारे ट्रंप महोदय हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ट्रंप महोदय जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इससे संबंधित जो काम होंगे
जैसे रक्षा का, डिफेंस का काम हो गया, जैसे फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन अफेयर का काम हो गया, जैसे मान लो फाइनेंस का काम हो गया, जैसे मान लो आर्मी का काम हो गया, सिक्योरिटी का काम हो गया, इस पर वो काम करेंगे। वो कभी भी न्यूयॉर्क के जो लोकल इश्यूज है उसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में संघवाद है। अमेरिका के संविधान में साफ साफ बातें लिखी गई हैं कि केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। केंद्र अपने हिसाब से मेंटेन करेगा, राज्य अपने हिसाब से मेंटेन करेगा। और दोनों कैसे होंगे? दोनों मेरे भाई फ्री होंगे। दोनों मेरे भाई कैसे होंगे? दोनों अपने अपने काम में मेरे भाई क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे। कोई भी किसी के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ भाई, मामला क्लियर है? यहां तक की कहानी पूरी क्लियर? बताओ भैया। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूं। है ना? सेंटर अलग होगी और स्टेट अपनी अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, संघवाद में भी आप लोग समझौते के आधारित हो गए हैं। किसी को भी अलग होने की आजादी नहीं है। जैसे जब आप भारत की बात करेंगे ना, तो भारत राज्यों का, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसीलिए भारत के संदर्भ में कभी भी फेडरल वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए यूनियन वर्ड आता है। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है मेरे भाई, वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है। उसमें एकात्मक सरकार के भी गुण हैं और संघात्मक सरकार के गुण हैं। मैं भी आगे बताऊंगा, मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। पहले मैं तुमको संघवाद समझा रहा हूं कि संघवाद में क्या व्यवस्थाएं होती हैं। संघवाद समझ लो, फिर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आएंगे ना। डोंट वरी, मैं सब लेकर के आया हूं। इस पूरे वीडियो में आपको सब क्लियर कर दूंगा, डू नॉट वरी, है ना? ठीक है, मैं सब क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग साथ बने रहिए मेरे। और बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि मैं जो तुमको आज यहां पढ़ा रहा हूं ना, इससे बेहतर तुम्हें यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तुम यूट्यूब के कहीं और वीडियो जाके देखा ना, तुम्हें स्वतंत्रता है, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। और फिर मेरी इस क्लास को देखना और तुम खुद कंपेयर कर लोगे कि जितना ज्यादा डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं चीजों को, शायद तुम्हें इस यूट्यूब में कहीं और नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि हम भी टीचर हैं, हम भी देखते रहते हैं, लेकिन मेरा एक नैतिक दायित्व है, मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आप मुझसे पढ़ने आए हैं तो मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊं जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, है ना? मुझे पता है कि ये क्लासेस आप लोग के लिए फ्री होती हैं, तो कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि यार चलो फ्री है, क्या ही मिलेगा। लेकिन भाई हम जहां से बिलोंग करते हैं ना, वहां पर छात्रों के लिए हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। फ्री है तो भी हम उसी ऊर्जा से पढ़ाते हैं जैसे हम अपने एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। मैंने आपसे जो सारी बातें शेयर की हैं, मैंने जो आपको ये पूरा जो माइंड मैप दिया है ना, आप मेरे क्लास के बच्चों से पूछेगा, एज इट इज मैंने उनको भी समझाया और पूरी क्लास में वो बच्चों को पूरा चैप्टर नंबर तो एकदम क्लियर हो गया कि उन्हें अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से उनको समझाया था। तो यही वादा हमारी इस पूरी विद्याकुल टीम का होता है कि यदि हम आपके सामने आए हुए हैं तो हम आपसे कंजूसी ना करें, है ना? हम आपके साथ खिलवाड़ ना करें कि यार अपन आ गए, फ्री फ्री का है। नहीं, हमारी एक प्रतिबद्धता है कि यदि हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं तो आपको उसी ऊर्जा से पढ़ाएंगे जैसे हम अपने एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। हमने हर साल ये करके दिखाया और आज भी दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितनी मेहनत से हमसे पढ़ सकते हैं, है ना? हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप हमसे कितनी मेहनत से पढ़ सकते हैं। वो मेहनत मुझे तब पता चलेगी जब मेरे भाई तुम लोग सेशन को करोगे शेयर, है ना? क्योंकि मुझे ऊर्जा मिलनी चाहिए। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा बच्चे मुझे यहाँ दिखेंगे उतनी मुझे ऊर्जा मिलेगी, और बच्चे कम होंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, सीधी बात ये है। और यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भैया आपको मैं PDF नहीं दूंगा। भाई मैं तो अपनी बातों में बहुत क्लियर रहता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं है। मेरा सिंपल मामला है कि भैया अगर मुझे बच्चे नहीं दिखेंगे मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे नहीं भेजूंगा। सीधी बात ये है, सीधी बात, नो बकवास, है ना? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है?
चलो अब देखो, अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मैंने तुम्हें भी बताया पूरा बना करके कि जो संविधान होगा उसमें सब कुछ एकदम क्लियर होगा। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से संभव हो पाएगा। यदि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो इसमें दोनों स्तर की जो सरकारें होंगी उनका क्या होगा? योगदान होगा। अकेले संघ उसमें परिवर्तन नहीं ला सकती। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होगा। वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होंगे। मूल उद्देश्य क्या होगा? विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये संघवाद की व्यवस्थाएं होती हैं कि हम क्या करेंगे? हम विविधताओं को समेटेंगे और क्या करेंगे? अपनी एकता को सुरक्षित करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कुछ विशेषताएं किसकी? संघ सरकार की। फिर क्या होता है? बोल रहा है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। भूल मत जाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो स्तर की सरकार है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि संघवाद में कितने स्तर की सरकार होती है। मैंने अभी आपको एमसीक्यू दिखाया है, 2024 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। तो हो सकता है इस साल आप पेपर देंगे तो इस साल ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझे? इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर तुम्हारी प्रांत की सरकार होती है जिसमें आपके लोकल विषय को देखा जाता है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था से ठीक उलट है। अब आया आपका पॉइंट, यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, एकात्मक शासन व्यवस्था के उलट है। इसका मतलब यदि मैं ये बात बोलूं, यदि मैं इस बात को बोलूं कि जो संघात्मक सरकार है, जो मेरे भाई संघात्मक सरकार है, वो एकात्मक सरकार के अपोजिट है। वो मेरे भाई किसकी है? वो मेरे भाई एकात्मक सरकार के अपोजिट है। एकात्मक सरकार के अपोजिट है। एकात्मक सरकार की मेरे भाई क्या है? विरोधी है या विरोधाभास है। संघात्मक सरकार एकात्मक सरकार की विरोधाभास है। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर जी विरोधाभास का मतलब? अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए। वैसे भी ह्यूमैनिटीज के छात्रों के मन में दो क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए, व्हाई और हाउ, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। जब तक ये नहीं है तब तक आप ह्यूमैनिटीज के छात्र तो नहीं है ना। आपके मन में तुरंत ये प्रश्न आना चाहिए, सर जी संघात्मक सरकार आपने बता दी, पर ये एकात्मक सरकार की विरोधी है, कैसे सर? और ये एकात्मक सरकार क्या होती है? ये एकात्मक सरकार क्या होती है? ये आपका जेन्युइन क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए यदि आप सीरियस हैं तो। चलिए अब मैं आपको कहानी का दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। मैं आपको मेरे भाई इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। मैंने आपको पहले पहलू में मिलवाया था किनसे? इस पूरी मूवी के चित्र से। इस मूवी का क्या नाम था? हम साथ साथ हैं। इसका क्या नाम था? इसका नाम था हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था संघात्मक सरकार को। किसको मेरे भाई? ये रिप्रेजेंट कर रहा था संघात्मक सरकार को कि सब लोग साथ में हैं। जो केंद्रीय सत्ता है वो परिवार के मुखिया के पास में, मतलब संघ के पास में है, और बाकी की जो पावर है वो डिवाइड है उनकी आनुषंगिक इकाइयों में, मतलब जो इनके बच्चे थे। ठीक है, अब कहानी का दूसरा पहलू है। इनको जानते हैं? इनको देखा कभी टीवी पे आपने? बताओ पहले, क्या तुम लोग इनसे पहले कभी मिले हो? क्या तुम में से कोई बच्चा इनसे पहले से मिला है? इनका क्या नाम बताओ? इनका क्या नाम है? कोकिला मोदी। मैं जब छोटा था ना तब स्टार प्लस में एक नाटक आता था, साथ निभाना साथिया, और फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ये नाटक फिर भी आ रहा था।
तो मेरे मन में प्रश्न आया, भाई आखिर वो साथ निभा क्यों नहीं पा रहा है, आखिर वो साथ निभा क्यों नहीं पा रहा है। बारी बारी एक ही प्रश्न आता है कि साथ निभाना साथिया। इनको देख के पता है किसकी याद आती है, इनको देख के याद आती है एकात्मक सरकार की, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनको देख के याद किसकी आती है, एकात्मक सरकार की याद आती है। अगर तुमने ये सीरियल देखा होगा तो तुमने ये बात अच्छे से जानी होगी कि इनके फैमिली में सिर्फ इनकी चलती हैं, ये जो कह दे वही अंतिम सत्य है, ये जो कह दे वही अंतिम सत्य है ना। इनके आगे इनके हस्बैंड की भी नहीं चलती है, बच्चे तो दूर की बात है, इनके आगे इनके हस्बैंड तक की नहीं चलती है, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। ये अपने परिवार का कभी कभी फैसला बदल देती हैं। इनकी जो सासू माँ होती हैं, इनकी जो सास होती हैं, ये अपनी सास को भी डांट देती थी, है ना, और उनके फैसलों को भी क्या करती थी, बदल देती थी। इतना खौफ था इनका, इतना खौफ था। मतलब सारी की सारी जो पावर है, अब मेरी बात को समझना, इससे मैं तुमको क्या समझाने का चेष्टा कर रहा हूं, इससे मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पूरी पावर है ना वो इन्हीं के हाथ में है। जो मेरे भाई पूरी पावर है मेरे भाई वो किन के हाथ में है, इन्हीं कोकिलाबेन के हाथ में है। तो जो एकात्मक सरकार होती है ना मेरे भाई, उसमें जो सारी पावर होती है मेरे भाई वो संघ के पास में होती है। किसके पास होती है मेरे भाई, जो तुम्हारी संघ सरकार होगी सारी पावर उनके पास में होगी। जैसे इन माता जी के पास में इनके परिवार की पूरी पावर है, किसी और को बोलने का अधिकार नहीं है, जो इन्होंने कह दिया वही अंतिम सत्य है, जो इन्होंने बोल दिया वही अंतिम सत्य है। बिल्कुल वैसी तुम्हारी होती है एकात्मक सरकार। इसमें सारी पावर किसके पास में है, संघ के पास में है। जो संघ कह देगा वही अंतिम सत्य है। न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी परिवर्तन करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, यहां पर एकात्मक सरकार है, यहां पर जो संघ है ना उसके पास में पूरी पावर है, जो संघ है उसके पास में पूरी पावर है, राज्यों के पास में पावर नहीं है। वो कभी भी उनके अधिकारों को छीन सकता है, कभी भी उनके अधिकारों को छीन सकता है ना, और उनके विषयों पर भी, उनके सब्जेक्ट पर भी अपनी बातें वो थोप सकता है। ये मतलब है किसका, यूनिटरी गवर्नमेंट का। ये किसका मतलब है भाई, ये मतलब हुआ किसका, यूनिटरी गवर्नमेंट का। बताओ मामला क्लियर हुआ, बताओ भाई मामला क्लियर हुआ, बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम्हें समझ में आया कि एकात्मक सरकार क्या है, समझ में एकात्मक सरकार क्या है। बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार सारे बच्चे मुझे प्रेम से क्या करेंगे, दिल भेज देंगे, है ना। सारे बच्चे मुझे एक बार दिल भेज दें, इस पूरे चैट बॉक्स को लाल लाल कर दें, इस पूरे चैट बॉक्स को वो लाल लाल कर दें, तब मैं समझ पाऊंगा कि मेरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच गई हैं। हो भंवरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, वो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। चलो भाई मजा आ गया। अरे तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम्हारी लेके कौन चला गया यार। ठीक है, मामला क्लियर है, मामला क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। तो भाई यही डिफरेंस होता है किसमें, संघ सरकार में। ठीक है, अब तुम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, संघ सरकार को अगर याद करना होगा तो कैसे याद करोगे, हम साथ साथ है ना। संघ सरकार को याद करना होगा मेरे भाई तो कैसे याद करोगे, हम साथ साथ हैं।
हम साथ साथ हैं जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं। और अगर एकात्मक सरकार को याद करोगे तो कैसे याद करोगे? कोकिलाबेन, है ना। अगर एकात्मक सरकार को याद करोगे मेरे भाई तो कैसे याद करोगे? कोकिलाबेन। कैसे मेरे भाई? कोकिलाबेन। कैसे मेरे दोस्त? कोकिलाबेन से। कैसे मेरे भाई? कोकिलाबेन से। ठीक है, ये तुम्हारी रही आज की ट्रिक, है ना। इस ट्रिक को कर लो तुम लोग अंडरलाइन, है ना। इस ट्रिक को मेरे भाई क्या कर लोगे तुम लोग? कर लोगे इसको अंडरलाइन कि संघ सरकार मतलब हम साथ साथ हैं और एकात्मक सरकार मतलब कोकिलाबेन। कभी भूलोगे इसको? क्या तुम लोग अब जीवन में कभी भूलोगे? क्या कभी ये बात अब जीवन में भूलोगे? क्या कभी जीवन में भूलोगे तुम इसको? बताओ भैया, कभी भूलोगे इसको? आई डोंट थिंक सो कि तुम कभी भूलोगे, है ना। अब तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। और भूलना भी नहीं चाहिए, भूल गए तो क्या ही मतलब उसे पढ़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलो अब हम लोग भारत में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भारत में आते हैं। चलो अभी हमने संघ पढ़ लिया, एकात्मक पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं भारत में। भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भारत में और देखो कि भारत की संघीय व्यवस्था क्या है ना। अब हम आते हैं किसमें? हिंदुस्तान के बारे में आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की संघीय व्यवस्था क्या है। हम जो भारतीय है ना, हमारे इंडिया में बड़ा अच्छा टैलेंट है। हमारे हिंदुस्तान में जो हम भारतीय है ना, इनके अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट है। पता उस टैलेंट का क्या नाम है? जुगाड़। हम बड़े जुगाड़ू होते हैं, हिंदुस्तानी बड़े जुगाड़ू होते हैं। हम अपने हिसाब की चीजें लोगों से ले लेते हैं। हम अपने हिसाब की चीजें क्या करते हैं? लोगों से ले लेते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो हम ले लेते हैं, जो बुरा लगता है उसे फेंक देते हैं। ये हमारे अंदर बड़ी अच्छी बातें हैं। जैसे जब आप कहीं शादी में जाते होंगे तो शादी में भाई बफर सिस्टम लगा रहता है ना। आप कभी शादी में जाते होंगे ना, तो शादी में मेरे भाई बफर सिस्टम होता है। उसमें तरह तरीके के खाने होते हैं। कचौड़ी होती है, पनीर होता है, दम आलू होता है, रायता होता है, चिरौंजी होती है, रसगुल्ला होता है, हलवा होता है, मलाई का दूध होता है ना, मिक्स वेज होती है, बहुत कुछ होता है। तो आप क्या करते हैं? अपने इंटरेस्ट की चीजें उठा लेते हैं। अपने जो आपका इंटरेस्ट कहता है उसको आप उठा लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। बाकी चीजें आप छोड़ देते, कहते हैं हमको नहीं खानी, जितना खा लिया उतना पर्याप्त है, होता है। इसे ही कहते हैं जुगाड़ू, इसे कहते हैं जुगाड़ू व्यवस्था, जो कि हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अब जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो संविधान निर्माताओं के सामने दो चीजें थी, या तो वो संघात्मक सरकार बनाते या तो वो एकात्मक सरकार बनाते। या तो वो संघात्मक सरकार बनाते मेरे भाई, या वो एकात्मक सरकार बनाते। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करते तो भाई इनके साथ साथ अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी चूज करना पड़ता। जैसे मान लीजिए जब आप किसी को चुनते हैं अपने जीवन में, जब आपके जीवन में कोई प्रिय होता है जिसको आप अपना ये लाल वाला दिल देते हैं, जिसको आप अपना ये लाल वाला दिल देते हैं बड़ा बड़ा करके, तो इसका मतलब आपने उसको चुना है, तो आप उसकी अच्छाई भी चुनेंगे, आप उसकी अच्छाई भी लेंगे और उसकी बुराई भी लेंगे, क्योंकि ये आपने चूज किया है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता, यू आर माई लाइफ। तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि आपने उसे चुना है, आपने अपना दिल उसे दिया है। तो जब आपने उसको चुना है ना, तो आपको उसकी अच्छाई भी लेनी पड़ेगी, उसकी बुराई भी लेनी पड़ेगी। बोलो भैया हाँ या ना? तुम्हें उसकी अच्छाई भी लेनी पड़ेगी, तुम्हें उसकी बुराई भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने उसे चुना है। लेकिन इसी में कुछ आते हैं मेरे तरीके के लोग, इसमें कुछ आते हैं क्या मेरे तरीके के लोग आते हैं। वो क्या करते हैं? वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो उसको एक लड़का है, सपोज करो मैं हूं, मेरा नाम दीपक दुबे है, सपोज करो मैं हूं, मेरा नाम दीपक दुबे है। अब भाई
मुझे घर वालों ने बोला कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे सामने 2 लड़की है, लड़की ए और लड़की बी, अब तुम इनमें से किसी एक को चुनो। तो मैं लड़की ए के पास गया, मैंने भाई तुम्हें क्या क्या करना आता है? तो बोली मैं बड़ी सुंदर हूं, है ना, मैं तुम्हारे बिजनेस में साथ दूंगी, तुम जैसे रहोगे वैसे रहूंगी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं कहा ओके कोई बात नहीं। फिर मैं गया लड़की बी के पास गया, मैंने कहा सिस्टर को नहीं बोलूँगा मैंने कहा तुम्हें क्या आता है? तो बोले कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे घर का काम करना आता है ना, ठीक है, पर अगर तुम घर में देरी से आओगे ना तो तुम पर मैं शक किया करूँगी, तुम पर मैं क्या किया करूँगी, तुम पर मैं डाउट किया करूँगी। अब मैं फंस गया, है ना, अब मैं फंस गया। फिर मुझे अचानक से कौन मिला? मुझे अचानक से मिला एक टी नाम का शख्स, मुझे अचानक से एक टी नाम का शख्स मिला। तो उसके अंदर दोनों गुण थे भैया, वो खाना अच्छा बना लेती थी, देखने में ब्यूटीफुल भी थी, शक भी नहीं करती थी, है ना, मेरे साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार भी थी, है ना, और जैसे मैं चाहता था वो वैसे मेरी बेटर अप बनना चाहती थी। तो मैंने क्या बोला, मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा यार तुम ठीक हो, तुम मेरे साथ चलो, है ना, अब हम तुम क्या करेंगे, अपने जीवन को साथ आगे लेके जाएंगे। वैसा ही कुछ मेरे भाई किसने किया था, वैसा ही मेरे भाई कुछ किया हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने। उन्होंने बोला कि अगर हम संघवाद को लेंगे ना तो इसमें कुछ कमियां हैं, उसको भी लेनी पड़ेगी, और अगर हम एकात्मक को लेंगे ना तो इसमें भी कुछ कमियां, हमें इसे लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की व्यवस्थाएं उठा लेते हैं, हम इन दोनों की कुछ कुछ व्यवस्थाओं को उठा लेते हैं और एक नए तरीके का अपने यहां पर क्या लेके आते हैं, संघीय व्यवस्था लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान में तुम देखोगे ना ही फेडरल वर्ड का यूज होता है, ना ही यूनिटरी वर्ड का यूज होता है, बल्कि क्या यूज होता है, यूनियन वर्ड का यूज होता है। क्या होता है, यूनियन वर्ड का यूज होता है। बात क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। हिंदुस्तान क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। और बेटा भाई ये संघ कैसा है, ये मिक्सचर है, ये मेरे भाई क्या है बेटा, ये मिक्स है, इसमें यहां के गुण भी हैं, इसमें यहां के भी गुण भी हैं। इसीलिए भारत के संविधान को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है, अर्ध संघात्मक। हिंदुस्तान के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें संघात्मक के भी गुण हैं, इसमें एकात्मक के भी गुण हैं। बोलो राजी खुशी, बोलो भाई राजी खुशी, बोलो मेरे भाई राजी खुशी। क्लियर हुआ हिंदुस्तान की संघीय व्यवस्था कैसी है, क्लियर हुआ, जल्दी बता दो सारे बच्चे, हिंदुस्तान की संघीय व्यवस्था कैसी है, क्लियर हुआ। बोलो भाई राजी खुशी, क्लियर हो गया। ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसा है, मैं तुम्हें यहीं पर क्लियर कर देता हूं यार, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कह तो रहा हूं जो मैं तुमको आज यहां पढ़ा रहा हूं ना वो मोर देन इनफ है, ताल ठोक के कह रहा हूं, कहीं भी जाके पढ़ के चले जाओ, और अगर तुमको ऐसा मिल जाए तो जो कहना सो हार जाऊंगा, तुम्हारे सामने कह रहा हूं मैं, समझे। अब समझो मामला क्या है। देखो भारत में ना संघात्मक सरकार का सबसे अच्छा लक्षण क्या मिलता है कि भारत में शक्ति का बंटवारा भी है ना, क्या मेरे भाई, शक्ति का बंटवारा भी है। जैसे एक मेरे भाई संघ सरकार है, हिंदुस्तान में मेरे भाई क्या है, एक तुम्हारी संघ सरकार है। जैसे कि अभी तुमको पता है हिंदुस्तान में मोदी साहब की गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी नाम की एक पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी मेरे भाई केंद्र में सरकार है। अब तुमको यह भी पता है कि हिंदुस्तान में 28 राज्य है ना, तो मेरे भाई यहां पर एक राज्य की सरकार भी होगी, है ना, मेरे भाई यहां पर एक राज्य की सरकार भी होगी। 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में अपनी अलग अलग गवर्नमेंट भी है। सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया वेस्ट बंगाल का, यहां पर दीदी की सरकार है मतलब टीएमसी की, यहां पर ममता दीदी की सरकार है मतलब टीएमसी की। अब देखो संघात्मक सरकार का लक्षण देखो कि द्विस्तरीय सरकार होगी, डुअल गवर्नमेंट होगी। बताओ है कि नहीं है, बताओ डुअल गवर्नमेंट है या नहीं है, बताओ मेरे भाई डुअल गवर्नमेंट है या नहीं है। एक मेरे भाई मोदी जी की संघ सरकार
और एक ममता दीदी की राज्य सरकार। बोलो है या नहीं, बोलो भाई है या नहीं। मतलब डुअल गवर्नमेंट यहां पर है, मतलब संघात्मक सरकार का एक लक्षण तो मिल गया। हमारा जो भारत है उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बोलो हाँ या ना, पता भी होगा इतना तुमको। ट्यूशन है ना, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे भारत सरकार का है, मतलब सॉरी हमारे संविधान का है। इसका मतलब संघात्मक सरकार के लक्षण देखने को मिल गए। इसका मतलब संघात्मक सरकार के लक्षण देखने को मिल गए। यही समझ लो कि भैया दो प्रकार की सरकारें हैं, एक संघ सरकार है और एक राज्य सरकार है। मतलब संघात्मक सरकार का एक लक्षण तो है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में मेरे भाई एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट कैसा है, कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट कैसा है कि भाई हमारे यहां पर एकात्मक सरकार का भी लक्षण है। किसका मेरे भाई, हमारे यहां पर एकात्मक सरकार का भी लक्षण है। वो लक्षण कैसा है, वो लक्षण ऐसा है कि यदि कभी आपातकाल लग जाएगा मेरे भाई, तो क्या होगा, राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका मतलब संघ सरकार के लक्षण तो है, लेकिन केंद्र सरकार के भी लक्षण है। बिना राज्य सरकार से पूछे संघ सरकार क्या कर सकती है, वहां पर उसके जो नियम कानून है उस पर अपना आधिपत्य जमा सकती है। बिल्कुल कैसे, यूनिटरी गवर्नमेंट के हिसाब से, कि वो जब चाहे आपके अधिकार क्षेत्र में आ सकती है और आपके अधिकार क्षेत्र को कैप्चर कर सकती है। आपके अधिकार क्षेत्र को क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है। आपने सुना भी होगा, जैसे देखो अभी मणिपुर में क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मतलब वहां व्यवस्था कौन देख रहा है, केंद्र देख रही है। कौन देख रही है भाई, केंद्र देख रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे स्लाइड समझ में आया कि हमारे यहां पर दोनों की व्यवस्थाएं हैं, संघात्मक सरकार की भी और एकात्मक सरकार की भी। और हमारे यहां पर जो केंद्र है ना, वो राज्य से ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहां पर जो केंद्र है मेरे भाई, वो राज्य से ज्यादा पावरफुल है। ये लक्षण किसके मेरे भाई, ये लक्षण एकात्मक सरकार के हैं। किसके मेरे भाई, ये लक्षण एकात्मक सरकार के हैं। जबकि संघ सरकार क्या बोलती है, संघ सरकार कहती थी मेरे भाई कि जो संघ होगा और जो राज्य होगा वो दोनों बराबर होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, वो दोनों बराबर होंगे। बोलो राजी खुशी, बोलो भाई राजू खुशी, बोलो भाई राजी खुशी। क्लियर है, यहां तक सब क्लियर है, यहां तक की सारी कहानी क्लियर होगी। बताओ भैया, तो आगे बढ़े। यदि यहां तक की सारी कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। बताओ भैया, क्लियर है, क्लियर है। बेटा एक बार तुम लोग से बोलूंगा, बेटा एक बार सेशन को और शेयर करो यार। मैं एक बार तुमसे और बोलूंगा, सेशन को और शेयर कर दो, जिससे कि और वो बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वो मेरी क्लास में जुड़ जाएं। क्योंकि याद रखो, जितना तुमको पढ़ा दे रहा हूं ना, वो मोर देन इनफ है। तुमको अतिरिक्त कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लोगे लाइफ तुम्हारी सेट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को देर नहीं करनी है। भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ है भारत में सरकार का एक रूप जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी शक्तियों का क्या होता है मेरे भाई, विभाजन होता है ना। ये व्यवस्था भारत को एक विविध और विशाल देश के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है, जहां राज्यों को कुछ मामले में अपनी स्वतंत्रता होती है, जबकि केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है। संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक हो। संविधान निर्माताओं ने एकात्मक और संघात्मक संविधान के बीच का मार्ग अपनाया, जो भारत को राज्यों का एक संघ बनाता है। याद करो, मैंने बोल दिया ना, क्या किया उन्होंने जुगाड़ लगाई और उन्होंने संघात्मक सरकार के और एकात्मक सरकार के गुणों को मिलाया और एक नई तरीके का उन्होंने व्यवस्था बनाई, है ना। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल बोला जाता है ना। क्या बेटा, भारत क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है बेटा, मेरी क्लास अभी मान के चलो 1 घंटा और चलेगी, क्योंकि जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं। आगे देखो, भारतीय संविधान का बाहरी रूप संघात्मक है लेकिन आंतरिक रूप एकात्मक है। संविधान में संघ शब्द
का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। डीडी बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः एकात्मक है, ना ही पूर्णतः संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण। देखो मैंने बोला था मिक्सचर, दोनों का मिश्रण है। कौन कह रहे हैं? डीडी बसु साहब कह रहे हैं कि ना ही हम एकात्मक स्वरूप में हैं, ना ही हम संघात्मक स्वरूप में हैं, हम दोनों का मिक्सचर है, हम दोनों का मिश्रण है। इसलिए देखो मैंने क्या बोला, मैंने बेटा मिक्स बोला था ना कि हिंदुस्तान का संविधान कैसा है? मिक्सचर है, मिक्स है, फेडरल का भी और यूनिटरी का भी, फेडरल का भी और यूनिटरी का भी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो व्यवस्था क्या है, जैसे शक्ति का विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या है बेटा? शक्ति का डिवाइडेशन है। फिर देखो लिखित संविधान है वहां, यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जिस पर आप किसी प्रकार का कोई भी क्या दबाव नहीं बना सकते। ये हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती है। फिर द्विसदनात्मक सदस्य है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये भारत की संसद बनी हुई है द्विसदनात्मक सदन से। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो क्लियर हो गई? भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो क्लियर हो गई? कोई डाउट? अरे बोल दो चचा, जो भारत की संघीय व्यवस्था वो क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मैं अर्पिता हूं। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, स्वागत है। यहां तक सब क्लियर है? ऑल क्लियर? कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो तो मुझसे तत्काल प्रभाव से पूछ लो। बेटा ये क्लास चलती है तुम्हारी 6 से 8। वो जो बैठा है मेरी राहों में उससे बोलो घर चला जाए। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? नो सर एवरीथिंग इज क्लियर। ओ माय गॉड, क्या बात है, मतलब मजा आ गया देख करके। आइए अब एक हमारे में टॉपिक है भाषाई राज्य। यू नो वेरी वेल कि हम हिंदुस्तानी हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पूरा सेंटेंस यूज होता है हिंदुस्तान के लिए। हमारे यहाँ पर अनेकता में, सॉरी विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन है ना। हमारे यहाँ पे तुमको विविध प्रकार के लोग दिखेंगे, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, अपना अलग कल्चर है, अपनी अलग सोसाइटी है, अपना अलग रहने का ढंग है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। जब कभी आप विदेश जाते हैं ना तो विदेशी लोग आपको ये नहीं कहते कि तुम यूपी से हो कि बिहार से हो, कि तुम महाराष्ट्र से हो, कि तुम कर्नाटक से हो, कि तुम तमिलनाडु से हो। वो कहते अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, आप भारतीय हैं। सोचो क्या भौकाल रही होगी। आप कहीं के हो, आप उत्तर प्रदेश में कहीं के हो, तुम में से कोई बच्चा कानपुर का होगा, कोई इलाहाबाद का होगा, कोई बनारस का होगा, कोई नोएडा का होगा, कोई कहीं का होगा, लेकिन फिर भी हम सब क्या है? हम सब इंडियन हैं। हमारी पहचान क्या है? कि हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। बोलो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, है ना? बताओ भाई है ना? ये सब हमारी पहचान है कि नहीं है? है। चलो अब क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश में एक समस्या सामने आई कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। जैसे इस मैप को देखो, ये 1947 का भारत है। जब तुम इसको देखोगे ना मेरे भाई, तब तुम्हें कहीं पर भी जो आज के तुमको राज्य दिखते हैं ना, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, वैसे नहीं थे। पहले तुमको दिखता था प्रांत, जैसे बंबई प्रांत, बंबई प्रांत है ना, बंगाल प्रांत, ठीक है, मद्रास प्रांत है ना, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है। ये तुमको कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा था, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं चलना था, हमें हमारे देश में कुछ परिवर्तन करना था, हमें हमारे देश में मेरे भाई क्या करना था? कुछ परिवर्तन करना था। तो क्या हुआ? और पढ़ते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन चुनौती थी।
सन 47 में लोकतंत्र की राह पर भारत ने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी। हम 47 में स्वतंत्र हुए और हमने बोला कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे। फिर हमने क्या किया, अगर हम भारत के उस वक्त के मैप को देखेंगे तो हम पाएंगे कि अनेक बदलाव हमको देखने को मिल गए। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और उनकी जगह पर नए प्रांत आ गए। उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्र और नाम तक बदल गए, उनके नाम तक बदल गए। जैसे बंबई प्रांत था ना, उसमें से 2 प्रांत अलग हो गए। जो गुजराती बोलते थे वो उन्होंने गुजरात का निर्माण कर लिया, जो मराठी बोलते थे उन्होंने महाराष्ट्र बना लिया। ठीक है। जैसे जो भारत का पंजाब प्रांत था उसको भी डिवाइड किया गया। जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब चले गए, जो हिंदी बोलते थे वो हरियाणा में आ गए, है ना। तो ये बदलाव सन 47 की बात प्रारंभ हुआ। ठीक है। चलिए, अब नए राज्यों को बनाने के लिए 50 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर किया गया, भूगोल के आधार पर किया गया और जातीय विविधता के आधार पर किया गया। ठीक है। इसमें नागालैंड आता है, उत्तराखंड आता है, झारखंड आता है ना। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों के पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव कहता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत होता है ना। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। मान लो जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हो रहा था ना 47 के बाद, तो क्या किया गया कि भाई उन्होंने बोला कि हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो कुछ नेता थे, उन्होंने बोला कि भाई प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन कर दो। पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बोला कि नहीं, भाषा बोलने वाले के आधार पर हम करेंगे। हम हमारे देश में भाषाई राज्य बनाएंगे। हम हमारे देश में क्या बनाएंगे मेरे भाई? भाषाई राज्य बनाएंगे, है ना। और शायद आपको पता भी होगा कि भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 में बना, जो कि तुम्हारा क्या था? जो कि तुम्हारा आंध्र प्रदेश था। क्या तुम्हारा मेरे भाई? तुम्हारा आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश था। मतलब जो तेलुगु भाषी लोग थे ना, जो तेलुगु बोलते थे, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग कर ली थी। जो तेलुगु बोलते थे मेरे भाई, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग कर ली थी और उन्होंने बोला कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए। तो इस आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से तुम्हारा 2020 में ना एमसीक्यू आया था, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर है भाई, है ना। एग्जामिनर मेरे भाई वो आपसे कभी भी कुछ ही पूछ सकता है। तो अगर उसने 20 से पूछा था तो हो सकता है अभी पूछ ले। इसलिए मैं आपको बताते चला जा रहा हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान से रखिएगा, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि हमें अपने देश की भाषा तय करनी थी कि हमारे देश की भाषा क्या होगी। आपको पता है कि हर एक देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे चाइनीज लोग मंदारिन भाषा का प्रयोग करते हैं, जो रशियन है, जो रूस के लोग हैं ना वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो जर्मनी के लोग वो जर्मन बोलते हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, है ना, जो स्पेन के लोग वो स्पेनिश बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से तय किया गया कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज क्या होगी, हमारे इस भारत की भाषा क्या होगी। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज तक टिल 2025 तक हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। सोचो कितना आश्चर्य है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हमारे हिंदुस्तान की आज तक कोई भाषा नहीं बन पाई। उसके पीछे एक रीजन था। वही रीजन विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग बोली को बोलने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे ना तो दूसरा उसमें ऑब्जेक्शन लगाएगा, दूसरा उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा कि यार हम भी तो हैं, हम पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है अभिनव सिंह। अब मैं अभिनव सिंह को ज़्यादा ध्यान दे दूं, डेली क्लास में आऊं, अभिनव सिंह का नाम लूं, अभिनव सिंह की ज़्यादा तारीफ करूं, तो बाकी बच्चे मुझसे फिर कहेंगे ऑब्जेक्शन कि सर जी हम भी तो हैं, अभिनव ही क्यों? आखिर अभिनव पढ़ने में अच्छा है तो हम भी तो पढ़ने में अच्छे हैं ना, है ना। तो मेरा दायित्व क्या होगा कि मैं आप सब लोगों को बराबरी से देखूं, मैं आप सब लोगों को बराबरी से देखूं और सब पर बराबरी से ध्यान दूं, ना किसी पर ज़्यादा ना किसी पर कम।
है ना। तो सेम फॉर्मूला अपनाया कि इन्होंने हिंदुस्तान ने, भारतीय नेताओं ने, उन्होंने बोला कि हम किसी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे ही नहीं, बल्कि क्या करेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या करेंगे, 22 भाषाओं को हम क्या करेंगे, रख देंगे, और जिसकी जो इच्छा होगी उस भाषा में वो अपना काम कर सकता है। हर राज्य अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज का चुनाव कर सकता है, उसके लिए उसको पूरी स्वतंत्रता होगी, है ना। तो ये एक मिडिल फॉर्म निकाला गया था हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या थी, भाषा नीति थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया, और हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी मेरे भाई क्या है, हिंदी हमारे यहाँ की राजभाषा है, मतलब कामकाज की भाषा है ना, राजभाषा है। और 40% जो आबादी मेरे भाई वो क्या बोलती है, वो हिंदी बोलती है। 40% जो आबादी मेरे भाई वो हिंदी बोलती है ना। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, और संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको दर्जा है। ठीक है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उसने उसको ऑप्शन के रूप में चुना हो। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या किया, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया था। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप दे जहां के लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीलापन अपनाया ना, उसकी लगातार तारीफ हो रही है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर नो डाउट 40% जो आबादी है ना वो हिंदी बोलती है। आप में से हर बच्चा हिंदी में मुझसे बात कर लेगा, बताओ भाई, कर लोगे ना। तो इस हिसाब से क्या किया गया कि हिंदी को सोचा गया कि आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन भाई हिंदी का ना जो तमिल भाषी लोग हैं ना उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको कामकाज के लिए भाषा बनानी है ना, तो आप हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज बना दीजिए, इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलने में ज़्यादा कंफर्ट है। तो उन्होंने बोला कि यदि आपको हिंदी को बढ़ाना है तो बढ़ाइए, लेकिन इसके साथ साथ आप अंग्रेजी को आगे बढ़ा दीजिए। तो जो तमिल भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी का विरोध किया कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी तुम लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, साउथ के कुछ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया। जैसे आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है ना, पवन कल्याण। आप लोगों ने साउथ की मूवीज देखी होगी, उसमें एक एक्टर है पवन कल्याण। देखिए इनक्यों, कितने बच्चों ने पवन कल्याण की मूवी देखी है? देखिए आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने पवन कल्याण को नहीं देखा मैं आपको दिखा देता हूं, डोंट वरी, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। मैं सारी व्यवस्थाओं से लेस रहता हूं। PAWAN, पवन कल्याण। देखा भैया, इनको देखा है ना? इनको देखा है ना? बताओ भाई, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इनको देखा है ना मेरे भाई? इनको देखा है ना? बताओ सारे बच्चों, बताओ इनको देखा है ना मेरे भाई? ये तुम्हारे पवन कल्याण हैं, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। और इस समय तुमको पता है कि जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश है ना, इस समय तुम्हारा जो आंध्रा है ना, उसके डेप्यूटी सीएम है, मतलब उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी खुद की पार्टी है, और ये मुख्यमंत्री भी हैं। इनको देखा होगा। इनको तुमने देखा है ना? हाँ, तो भाई ये तुम्हारे पवन कल्याण जी हैं, ये आंध्र के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, लगभग 1-2 महीने पहले। उन्होंने बोला था कि जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं
वो लोग अपनी पिक्चरें हिंदी में क्यों डब करते हैं? बात तो सही थी। इन्होंने बोला कि वो लोग जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं उन्होंने हिंदी में अपनी पिक्चरें क्यों डब कराई हैं? ना कराओ। अगर तुम्हें हिंदी से इतनी चिढ़ है तो तुम्हें हिंदी में अपनी मूवी डब कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है। जो तुम्हारे भाषा के लोग हैं तुम उनको अपनी मूवी दिखाओ। पर आपको पता है कि साउथ की अधिकतर मूवी हिंदी में डब होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो ऑडियंस है वो नॉर्थ में रहती है ना भाई। जो ऑडियंस है मेरे भाई, जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना, अगर मैं हिंदुस्तान बना लूं ना, अगर मान लो मैंने हिंदुस्तान बना लिया ऐसे कुछ, तो इनको पता है कि जो मैक्सिमम ऑडियंस है भाई वो मेरी यहाँ की है, वो मेरी नॉर्थ की है, और नॉर्थ में एक ही लैंग्वेज चलती है, वो क्या है? वो हिंदी। तो इनकी मूवी को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिल पाए तो अपनी मूवी को क्या करते हैं? हिंदी में डब कराते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर इसी हिंदी का क्या करते हैं मेरे भाई? विरोध करते हैं। इसी हिंदी का मेरे भाई क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो पवन कल्याण जी ने सेम बातें बोली कि जब तुम्हें अपनी मूवी को डब कराना है कि तुम्हारी नॉर्थ इंडिया की जो ऑडियंस है वो देख ले, तो हिंदी को बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? बात तो जेन्युइन थी। आप बताएं मुझे, आप भी हमारी ऑडियंस है, आप बताइए। बात तो जेन्युइन थी कि जो तमिल के कुछ ऐसे एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, क्या मतलब, उन्होंने विरोध किया। तो एक प्रश्न सीधा है, जब आपकी मूवीज आती हैं तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे कहते भैया हमारी नॉर्थ की जो पॉपुलेशन है वो भी देखें, और भैया नॉर्थ के लोगों को हिंदी आती है, तो मत कराओ अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो पवन कल्याण जी ये साउथ से बिलोंग कर रहे हैं, ये साउथ से बिलोंग कर रहे हैं, खुद एक साउथ के सबसे बड़े एक्टर हैं, लेकिन ये भी हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी आपको पता है काफी प्राचीन लैंग्वेज है, और लगभग भारत की 40% से ज्यादा आबादी हिंदी बोलती है और हिंदी समझती है। न केवल इंडिया बल्कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर के लोग भी हिंदी बोलते हैं। आप कभी फिजी चले जाइए, आप कभी मॉरिशस चले जाइए, वहां के आप कभी सूरीनाम चले जाइए, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है और काफी अच्छे ढंग से बोली जाती है। तो इन्होंने बोला कि भैया हम हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, हम हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन चूंकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो क्या किया गया? हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया गया, है ना। क्यों? क्योंकि देश की जो सरकार थी उसको लगा कि अगर हम किसी एक लैंग्वेज को बढ़ाएंगे तो इससे देश में क्या हो सकता है? इससे देश में टकराव हो सकता है, इससे देश में टकराव हो सकता है। बात समझे मेरी बात को? मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? असलम कह रहे पीडीएफ कैसे मिले? बेटा पीडीएफ तब मिलता है जब सारी बातें क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने इसी हमने जो भी पढ़ा ना टॉपिक भाषा वाला, भाषा नीति, अभी हमने देखा होगा कर्नाटक में एक एसबीआई की मैनेजर थी, उसके साथ में क्या किया गया? भेदभाव किया गया। वो हिंदी में बात कर रही थी तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हें कन्नड़ बोलना चाहिए, तो उसने बोला कि हम इंडिया में रहते हैं और हमें ये स्वतंत्रता है कि अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ऐसा ही सेम आप लोग कहाँ देखते हैं? महाराष्ट्र में देखते हैं। वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए भाई, है ना। हम हिंदुस्तानी हैं यार, हम सब एक हैं, हम सब वसुधैव कुटुंबकम पर काम करते हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है पर हमारी आत्मीयता भारतीय है। आप मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है यार, मराठी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आप कन्नड़ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार लैंग्वेज है। लेकिन यदि मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे भी उतना सम्मान दीजिए जितना मैं आपको दे रहा हूं। यदि मैं आपके प्रदेश में हूं तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे वो इन्वायरमेंट दीजिए कि मैं आप में घुल मिल जाऊं, है ना। अब सपोज करो कोई कर्नाटक का बंदा यूपी में आए और यहां के लोग बोले नहीं तुमको हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो कितनी गलत बात होगी? होगी कि नहीं होगी? भाई वो हिंदुस्तान में है, उसे जीवन जीने का अधिकार है, अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। अगर वो कन्नड़ में कंफर्टेबल तो उसे कन्नड़ बोलने देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि मुझे समझे, है ना।
वैसे अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, कर्नाटक जाता है, आंध्रा जाता है, कहाँ जाता है, केरल जाता है, तमिलनाडु जाता है, तो ये वहां के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें इतना कंफर्ट जोन दीजिए कि हम आपसे घुल मिल जाए। हमें तमिल नहीं आती है पर हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे सीखें, तो आप हमें इतना कंफर्ट जोन दीजिए कि हम आपसे सीख पाए। और आप यदि भेदभाव करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे दूरियां बढ़ेंगी। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम पराये को भी गले लगा लेते हैं, है ना। जो हमारे यहाँ पे कभी मेहमान आता है ना, हम उसकी भी पूजा करते हैं, बोलते हैं ना अतिथि देव भवा। तो यदि कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा कभी साउथ जाएगा तो वहाँ का अतिथि है, तो आप उसका सत्कार करिए। वैसे ही अगर कोई साउथ इंडियन का बंदा यूपी में आता है, बिहार में आता है, दिल्ली में आता है, एमपी में आता है, तो वो हमारा अतिथि है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि हम उसके साथ भेदभाव करें। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मेरे दोस्त, ये कम होनी चाहिए, है ना। आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, कभी महाराष्ट्र में भेदभाव हुआ, कभी गुजरात में, कभी कर्नाटक में, कभी तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, है ना। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यदि हम सब इंडियन हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या हो, हमारे अंदर आत्मीयता हो, हमारे अंदर सद्भावना हो, हमारे अंदर मानवता हो। क्लियर है, क्योंकि हमारा संविधान हमें यह परमिशन देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। आप मुझसे सहमत हैं? आप सारे बच्चे अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार चाहूंगा बेटा मुझे थंब भेज दो। अगर तुम सारे बच्चे मेरी बात से सहमत हो मेरे भाई, तो एक बार इस पूरे कमेंट सेक्शन को लाल लाल कर दो, है ना। अगर मेरी बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई हो और तुम सब मेरी बात से सहमत हो मेरे भाई, तो एक बार मुझे थंब भेज दो। बस फिर हम अपने अगले पॉइंट को चलेंगे और इसे 15 मिनट में समाप्त करेंगे। आप सब अगर मुझसे सहमत हैं तो बेटा एक बार क्या करेंगे, वापस मुझे थंब भेज देंगे। सारे बच्चे मुझसे सहमत हैं? हाँ बेटा तुम ले आओगे 95%। चलो चलो आइए अब देख कुछ क्वेश्चन है ना, उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया था, पहले उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आंसर करिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, फटाफट बताओ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24 या 26? बताओ भैया। मैंने अबे हाल तुम्हें बताओ, अब जाको आंसर कर दो। मैंने अबे हाल तुम्हें बताओ, अब तुम जाको आंसर कर दो। कितना हो ये आंसर? काय बच्चे बोल रहे हैं 20, हाँ 22, सॉरी, है ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने भी 22 आंसर किया एकदम सही है। बताओ अब जाको आंसर करो कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, या भारत में कितने राज्य हैं। बताओ कितने राज्य हैं? 27 राज्य हैं, 28 हैं, 29 या 30? बताओ भैया कितने हैं, बताओ कितना आंसर हुई है। बताओ क्या हो जाएगा। वन्या सिंह कह रही है ऑप्शन नंबर बी। बेटा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो एकदम करेक्ट हैं। बी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हैं, बी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हैं। चलो बताओ संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है या अंग्रेजी? बताओ भैया राजभाषा याद बताना। राजभाषा बेटा वही राजभाषा है जो 40% आबादी बोलती है। कितनी प्रतिशत मेरे भाई? 40% आबादी बोलती है। बताओ भैया क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? बताओ भैया। चलो क्या बता रहे हो भैया, का आंसर करो तुम लोग। सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने भी हिंदी आंसर किया एकदम सही है। चलो जाको आंसर कर दो। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या आंसर हुई है, बताओ लल्ला। जाको आंसर का है?
बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, जो बच्चे भी ए कर रहे हो एकदम सही है। अच्छा भैया आंसर कर दो। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, बताओ क्या हो रहा, कर दो जाको आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। बताओ क्या आंसर होगा? हो नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हो आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बताओ लल्ला, लल्ला कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी। भाई तुम ना अपने गाल में कंटाप मार लो। कठोर संविधान होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, शक्तियों का वितरण होगा, पर शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होगा। क्या पूछा था? क्या विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी वाले सारे बच्चे बहुत सही हैं। उनको मेरी तरफ से 10 वाली डेयरी मिल्क, दुकान पे जाना, पैसा देना और खरीद लेना और खा लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। लास्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीयकरण। चलो, एक शब्द है केंद्रीकरण, एक शब्द मेरे भाई क्या? केंद्रीकरण। दिख रहा है आप लोग को? तेरे संग जीने को आया, तन मन अपना जीने लाया, ला 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 ला, देखा तुझे तो जीने लगे हम, पालूं तुझे तो ना हो करने का गम। ठीक है, अरे वही समझा रहा हूं चचा, वही समझा रहा हूं मैं, टाइम तो दो पहले मेरे भाई। चलो भाई, एक पूछा जा रहा है भारत में विकेंद्रीकरण। इसी में आप पढ़ेंगे केंद्र और राज्य का संबंध। बताते हैं कैसे। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब एक सरकार है जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं, जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक व्यक्ति है, उसके पास कानून बनाने का भी अधिकार है, उसके पास कानून का परिचालन करने का अधिकार भी है, और उसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? सेंट्रलाइज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसके अंदर सारी पावर है, उसके अंदर सारी पावर है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो व्यक्ति निरंकुश हो सकता है, वो व्यक्ति मेरे भाई निरंकुश हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसको लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जैसे चाहूंगा तुमको बिल्कुल वैसे चलना पड़ेगा, मैं कहूंगा नाचो तो तुमको नाचना पड़ेगा, मैं कहूंगा खाओ तो तुमको खाना पड़ेगा, है ना? उसके इर्द गिर्द शक्तियां होंगी। अगली व्यवस्था क्या होती है? डिसेंट्रलाइज, मतलब पावर क्या होगी? पावर बटी हुई होंगी, मतलब डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड होगी। जैसे कानून बनाने का अधिकार अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होगी, एक बात, उसका परिचालन कराने के लिए एग्जीक्यूटिव अलग होगी, और न्याय करने के लिए जुडिशरी अलग होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि केंद्र का काम देखेगी, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी जो कि राज्य का काम देखेगी, और एक हमारी लोकल गवर्नमेंट होगी जो कि स्थानीय काम देखेगी। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम इसी स्थानीय सरकार की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात मेरे भाई? इसी स्थानीय सरकार की बात कर रहे होते हैं, जिसे आप लोग पंचायत के नाम से जानते हैं, स्थानीय सरकार, है ना? और इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसको आप लोग कहते हैं क्या? लोकल गवर्नमेंट। यही मेरे भाई क्या है? यही स्थानीय सरकार है।
जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में मेरे भाई बात करेंगे ना, तब हम इसकी बात करेंगे कि भारत में क्या हुआ, भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, कि पावर केंद्र के पास में थी, वहां से निकाल के राज्य को दी गई और राज्य से निकाल करके स्थायी सरकार को दी गई। जब हम इसकी पूरी बात करेंगे मेरे भाई, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें मेरे भाई किसकी, भारत में विकेंद्रीकरण की। मामला क्लियर है, मामला क्लियर है। अब हमको इसी को पढ़ना है, अब हमको इसी को पढ़ना है ना, लोकल गवर्नमेंट, इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, ओके 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 ओ ठीक है चलो। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया, है ना, महसूस किया गया। क्या बनाया गया, पंचायती राज, है ना। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान में 73 और 74 संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। अब जैसे मान लो कुछ ऐसे लोकल इश्यूज थे ना जिनको स्थानीय स्तर पर सुधारा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, अब मान लो आपके गांव में नाली बननी है, आपके गांव में नाली बननी है। अब जब तक आपके यहाँ पर कोई शासन नहीं होगा, है ना, आपके यहाँ पे अभी जैसे नाली बननी है, तुम गए गांव के मुखिया के पास, प्रधान के पास गए, बोले यार नाली बनवा यार, प्रधान क्या करेगा, फंड निकाल करके बात करके क्या करेगा, नाली बनवाएगा। तो तुम्हारा जो काम था वही सिमट गया, तुमको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर मान लो पंचायती राज ना होता तो क्या पढ़ते, तुम राजधानी भागते। कहाँ भागते मेरे भाई, तुम लोग भागते राजधानी में, है ना। तुम मेरे भाई कहाँ भागते, तुम भागते मेरे भाई राजधानी में, है ना। तुम जाते कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ जाते मेरे दोस्त, तुम जाते लखनऊ में। जैसे मैं अगर यूपी की बात करूँ, अगर तुम्हारे गांव में मुखिया नहीं होते, प्रधान नहीं होते, तब तुम लखनऊ जाते, डेली अप डाउन करते, साहब नाली बनवा दो यार, पानी बह रहा है, घर में घुस रहा है, फलाना ठिकाना। प्रॉब्लम होती कि नहीं होती। इन्हीं सब कुछ प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए 1992 में क्या आया, पंचायती राज अधिनियम आया। क्या आया, पंचायती राज अधिनियम आया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ संवैधानिक दर्जा। इससे सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई, इससे सबसे बेहतरीन बात मेरे भाई ये हुई कि अब पंचायत भी क्या होंगे, पंचायत भी संविधान के अंतर्गत आएंगे और वहां भी जो क्रियाकलाप होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। इनको भी क्या दिया जाएगा, इनको भी अधिकार दिया जाएगा। दैट मीन्स इनको भी राइट्स होंगे, इनको भी राइट्स होंगे। टोटल 29 विषय पंचायत में हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। टोटल 29 विषय पंचायत में हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। और हर 5 साल में आपको चुनाव कराना है। हर 5 साल में मेरे भाई आपको क्या कराना है, इलेक्शन कराने हैं पंचायतों के। तुमने अपने गांव में देखा होगा, जब चुनाव होता है ना प्रधानी का, ऐसा लगता है जैसे गांव में मेला लगा है। महीने भर पहले से पूड़ी छन्नी स्टार्ट हो जाएगी, सब्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, गाड़ी में पेट्रोल भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। पूरे गांव में तहलका मचा रहेगा, भाई चुनाव है, चुनाव चुनाव, प्रधान जी खड़े, प्रधान जी खड़े हैं। आता है ना, वही व्यवस्था है किसकी, पंचायती चुनाव की, पंचायती राज व्यवस्था की सेम वही वाली बात है। क्लियर, क्लियर हो गया। गुलशन सर कमिंग, तुम्हें कैसे पता यार, इन्हें कैसे पता। सब सर जलवा है सर हमारा यहाँ पे, और क्या बताएं सर, भौकाल है मेरे ज़्यादा। फिलहाल दीपक सर का एक्चुअली मैं बगल में क्लास ले रहा, देखा दीपक सर की इतनी मधुर मधुर आवाज़ आ रही थी, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा था, तो मैं भी सोचा 5 मिनट पढ़ लेता हूँ। मेरा भी एग्जाम है भाई, तुम लोग को नहीं पता, इन लोग को नहीं बताया क्या सर? नहीं, हाँ, मैं भी कक्षा 10 की इस बार फिर से पढ़ाई दे रहा हूँ। 100 में 100 लाना है, 100 में 100 SST में लाऊंगा तो सर जी गिफ्ट देंगे बढ़िया सा। ठीक है, तुम लोग को भी गिफ्ट चाहिए तो सिर्फ क्लास करो, बस मन लगा के क्लास करो, ठीक है। और बाकी सर कौन सा टॉपिक चला सर? सर पंचायत।
पंचायत, अरे ये बाप रे। complete हो गया। अच्छा, complete कर जैसे मैंने one shot तो होता है। अभी और बचा कि खत्म हो बस गया? कंप्लीट है, 2-3 चीज और रहेगी बस। अच्छा, 2-3 जो, चलिए बढ़िया है सर भाई। इतना मस्त जब जमा जमा के पढ़ाई करते रहो, फिर क्या होता है जब रिजल्ट आता है ना तो मजा आता है देखने हाँ, में। ये मजा तो आता है, बात तो बिल्कुल। सही कही है। और एसएसटी है भाई, एसएसटी में नंबर खींच ले गए ना तो भाई ऐसे ही टॉपर हो। और पिछली बार भी रिजल्ट बहुत खतरनाक था और इस बार भी वैसे रहेगा। चलो बाकी मैं मिलता हूँ, तुम लोग क्लास में बाधा ना पड़े बाद में मत गरियाने लगना कि अरे सर 2 मिनट बर्बाद कर दिए। नहीं, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है। नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया। समझे? तो भैया पंचायती राज व्यवस्था है। अब क्या हुआ, इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए, जैसे अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। मतलब 5 साल में तुम्हें प्रधानी का चुनाव करवाना है, तुम्हें 5 साल में चुनाव करवाना है ना बेटा। इसके लिए क्या होगी, इसके लिए जो राज्य इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, वो हर 5 साल में क्या करेगा, चुनाव कराएगा, है ना। स्थानीय स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और इनके लिए सीटें क्या होगी, आरक्षित होंगी। अब एक बात और याद रखो बेटा, इसी पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण लिखा। इसी पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार महिलाओं को मेरे भाई क्या मिला, राजनैतिक आरक्षण मिला। मेरी बात को याद रखना, कितना मिला, 1/3। मतलब लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। सपोज करो अगर किसी गांव में 100 सीटें हैं तो उसमें 33 सीटें किनके लिए बेटा, फीमेल्स के लिए हैं। किनके लिए, फीमेल्स के लिए है। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में क्या मिला, महिलाओं को राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया, है ना। क्यों दिया गया, ताकि महिलाएं भी क्या कर सके, आगे आ सके और उनकी उन्नति हो सके। ठीक है। अब एक बात और याद कर लो, इसके लिए संविधान में 2 प्रकार के संशोधन हुए, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना। यही पढ़ लो। ये मेरे भाई किससे संबंधित है, पंचायत से। ठीक है। और ये मेरे भाई किससे, नगर निगम से। ठीक है। ये मेरे भाई गांव के लिए होगा, है ना। और मेरे भाई ये महानगरों के लिए होगा। इसमें 29 विषय हैं और इसको देख लेना सर, इसमें 18 विषय हैं, है ना। इसके लिए संविधान में दो अनुसूची लगाई गई, ये 11वीं है और शायद ये 12वीं है। एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन 73 पंचायत, 74 नगर निगम। ठीक है। ये इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए क्या है भाई, आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम की एक स्वतंत्र संस्था, मैंने बोला ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। इससे क्या हुआ कि जो लोकल इश्यूज थे वो अपने स्तर पर सुलझते हुए चले गए, है ना। वो अपने स्तर पर मेरे भाई क्या हुए, सुलझते हुए चले गए। तो अब जब हम भारत में विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, जब हम हिंदुस्तान में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विकेंद्रीयकरण की बात करेंगे, तो इस बात को याद रखना, इसका क्या तात्पर्य होगा, इसका तात्पर्य होगा मेरे भाई शक्ति का बंटवारा। जैसे केंद्र सरकार, इसको ऐसे बना लो, है ना। इसको मेरे भाई ऐसे बना लो, जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान में विकेंद्रीकरण, हिंदुस्तान में मेरे भाई क्या, विकेंद्रीकरण। तो इसको मेरे भाई तुम लोग ऐसे बना लो, इसलिए भाई एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया। अब इस ट्रायंगल को डिवाइड कर दो, अब इस ट्रायंगल में भाई क्या को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको तुम लोग क्या को डिवाइड कर दो। यहां मेरे भाई क्या होगी, यहां तुम्हारी होगी केंद्र सरकार, ठीक है। इसके नीचे मेरे भाई क्या होगी, राज्य सरकार। यहां क्या होगी भाई, स्थानीय सरकार। क्या मेरे भाई, स्थानीय सरकार, है ना। ऐसे तुम लोग बना लो, भूलोगे नहीं। ऐसे अपनी कॉपी में बना लेना भाई, भूलना नहीं। अब क्या होगा, केंद्र से पावर को राज्य को दिया गया, केंद्र से भाई जो पावर थी वो राज्य को दिया गया, और राज्य से जो पावर थी भाई वो स्थानीय सरकार को दी गई। क्या मेरे भाई, शक्ति का विकेंद्रीकरण।
क्या हो भाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, कि जो पावर है वो केंद्र से राज्य में आ रही है और राज्य से स्थानीय सरकार में आ रही है। ठीक है, यही क्या होगा मेरे भाई, यही विकेंद्रीकरण का मुख्य रूप होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या होगा मेरे भाई, मेन फैक्टर होगा। ऐसे बना लोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसे बना लोगे जीवन में नहीं भूलोगे। अब इसका क्या है मेरे भाई, इसको संविधान में बाद में लागू किया गया सन 1992 में। सन 1992 में जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, है ना, इतना याद रख लेना। यही तुम्हारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, यही तुम्हारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे 2022 में भी आया था और 2024 में भी आया था, देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2022 में भी 2024 में भी। देखो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। बताओ भैया, मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। 5 मिनट कर दूं, 2 क्वेश्चन करा दूं, क्या हो गया? आइए आओ भैया, गुलशन भाई एक शायरी बोल रहे, फिर मैं बोलूंगा। फिलहाल तो दीपक सर के लिए है भाई कि सर ये है कि मतलब देखा बच्चों के लिए भी सर कि सर रुकिए, इरशाद 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 हाँ सर इरशाद सर बिना उसके फील नहीं आएगा कि इरशाद। रुकिए, सारे बच्चे पहले इरशाद बोलेंगे, पहले इरशाद बोलो, एक लाइन से इरशाद लिख दो भाई, अब क्या करें, पहले इरशाद बोलो, बहुत शानदार शायरी है। और मेरी काल्पनिक प्रेमिका के वो भी अगर सुन रही है तो उसके लिए भी है भाई कि सर की प्रेमिका भी है। काल्पनिक सर, काल्पनिक ठीक है, क्या है कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता सच में नहीं, कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। क्या बात है, कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और अगर हम मिल जाएं, लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं, क्या कुछ हो सकता है इससे बेहतर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये मजेदार बात थी, ये सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, है ना। अरे बेटा वाह वाह किया जाता है, इरशाद तो हो गया। अभी सर सीख रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। सर एक हम बोल दें? हाँ बिल्कुल सर, एकदम दागिए। अब भाई इरशाद है, काल्पनिक है कि सर ये रियल है? नहीं सर, मुझे शायरियों का बड़ा शौक है, सब जानते हैं ना कि मतलब मुझे नज़म पढ़ना काफी अच्छा लगता है, सॉरी नज्म पढ़ना अच्छा लगता है। नजमा भी आप अच्छा पढ़ते हैं, है ना। तो भैया अर्ज किया है, इरशाद करो, इरशाद 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 ऐसे करते ना सर, इरशाद 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 इरशाद। ये बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, उनकी चंद लाइनें हैं कि सुना दूं? अरे सुनाइए सर। पहले ही लोग इरशाद नहीं कर रहे। अरे भाई लिख दो यार, तुम लोग भी कर दो यार, इरशाद इरशाद इरशाद। ठीक हो गया सर, देखिए आने लगा कि वो जो बैठा है मेरी राहों में, उससे बोलो घर चला जाए। हाँ घर चला जाए, बोला हूँ सर। वो जो बैठा है मेरी राहों में, उससे बोलो घर चला जाए, घर चला जाए, या तो मेरा रहे वो 100%, या मुझे छोड़कर चला जाए। क्या बात है सर, क्या बात है, तो मैं बोल देता हूँ छोड़ के चला जाए। चलिए ठीक है सर, पढ़ाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, माहौल बन दिया। चलो इसका आंसर क्या था, 1992। क्या था इसका आंसर, क्या था, 1992 था, है ना। यार मुझे शायरियों का बड़ा शौक है, मतलब मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ शेर व शायरियों से, है ना। मेरे को मतलब एक तुमने सुना होगा तहजीब हाफी, है ना, बहुत बहुत अच्छे शायर है। तो उनकी एक नज़्म है, सुना दूँ? उनकी एक नज़्म सुना दूँ, ये बताओ, उनकी एक नज़्म सुना दूँ? इरशाद। ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। तेरे लगाए गए जख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए गए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए पेड़ सूख जाते हैं, मेरे लगाए पेड़ सूख जाते हैं। तो मुझे काफी शौक है शेरों मतलब नज़्म पढ़ने का। मजा आ गया।
बताओ भाई, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1992, 1992 इसका आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन और देख लो, मैं एक क्वेश्चन लेके आया था, बहुत मोहब्बत वाला क्वेश्चन लेके आया था, है ना। देखो ये आया था, पढ़ो इसको, कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, प्रांतीय विधायकों में। इसको यहां कर लो कि 33%, है ना, 1/3 उनका जो मेरे भाई प्रतिनिधित्व है वो कहां पर स्वीकार किया गया। बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंसर मेरे भाई बताओ क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कर दो और फिर हम लोग अपनी क्लास को करेंगे एंड। बेटा मैंने सुना दिया यार, मैंने सुना दिया। तो कितने क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या कर, बताओ, अरे बता दो भाई क्या आंसर कर रहे हो, क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया हैरी, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया वो एकदम करेक्ट है ना, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है वो एकदम से करेक्ट है। तो बेटा आज ये आप लोगों की जो पूरी क्लास थी वो मैं लेकर के आया था, है ना। हमने भारत के बारे में पढ़ा, हमने इस पूरी क्लास में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सब पर चर्चाएं कर ली, हिंदुस्तान को भी देख लिया, है ना, और पूरी चर्चाएं कर ली, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम करेंगे अपनी क्लास को एंड। मैं दीपक दुबे उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और मेरे भाई एक काम और करना, अपना एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ करके जाना, है ना, एक कमेंट अपना अच्छा सा क्यूट सा छोड़ करके जाना। और लगातार मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटा लगातार जो आपकी क्लासेस है वो हो रही हैं, है ना। मैं ऑलरेडी आपको हिस्ट्री और मेरे भाई ऑलरेडी तुम लोग को ज्योग्राफी करा चुका हूँ, 1 शॉट में मैंने सब कवर कराया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो सारे बच्चे एक बार जाकर के इन सारी क्लासेस को भी देखेंगे, है ना। इन सारी क्लासेस को मेरे भाई वो क्या करेंगे, एक बार जरूर से जाकर के देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं पर करेंगे एंड। तब तक आप लोग मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।